सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एग्जाम्स था सीमे फाउंडेशन का, तो डिस्कस करते हैं हम लोग आंसर सिलेबस 22 वाले का। सबसे पहला पेपर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ, ठीक है। डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि 2-3 क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्राडिक्ट मिल सकता है, तो उस पर लड़ाई नहीं करने का, कमेंट में एक बार पूछ लेंगे भैया ये भी हो सकता है क्या, तो फिर डिटेल में एनालाइज करके बता देगा, ठीक है ना। तो चलो आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। इसका आंसर जो होगा बी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कस्टमरी लॉज, स्टैट्यूट एंड ऑर्डिनेंस, ठीक है। 2 नंबर है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव। इसका आंसर होगा बी, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अंडर ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच आर्टिकल गिव द पावर टू अमेंड द प्रोविजन। तो आर्टिकल 368, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 3 का बी। 4 आता है नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा 34। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सक्लूड करने में बोलता है तब 33 होता है, ठीक है। तो 4 का सी हो गया। अब आते हैं 5 में क्या, विच इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर होगा सी नंबर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाइल ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अ प्रोमिसर कीपिंग साइलेंस ऑफ अ प्रोमिसर वी व्हेन ही हैड अ ड्यूटी टू स्पीक, देन इसको फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली साइलेंस अमाउंट, नॉर्मली साइलेंस मतलब फ्रॉड नहीं होता, बट अगर व्हेन यू हैव ड्यूटी टू स्पीक, अगर तुम स्पीक नहीं करोगे तो फिर वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ अगर मटेरियल चीज़ हो जाता है तो फिर वो फ्रॉड ही माना जाएगा अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो, ठीक है। 7 में देखते हैं, 7 में क्या बोल रहा है। 7 में कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू फ्रॉड। तो पहला कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू ऑफ परफॉर्मिंग, 1 और 2 ही है तुम्हारा फ्रॉड, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक मास्टर है जो अपने सर्वेंट को बोलता है कि तुम अपना साइकिल मुझे बेचो कम दाम में, मार्केट में 100 रुपया दाम है साइकिल का, तो बोल रहा है मेरे को 50 में बेचना होगा। तो उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बेचेगा तो मे भी उसको नौकरी से निकाल देगी। ये चीज़ कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सुपियरिटी, डोमिनेंट फैक्टर, ये सब चीज़ अंड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अंड्यू इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंसेंसन आइडिया मतलब होता है मीटिंग ऑफ द सेम माइंड, मतलब एक ही सेम ऑब्जेक्ट पे सेम टाइम पे हम लोग ये करते हैं। तो पार्टी एग्री ऑन अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है ना। 9 का सी। 10 आता फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स कैन, इसका आंसर मे भी बहुत जन ए और बी मारेंगे, बट वो फाइंडर ऑफ गुड्स अपना फाइल नहीं कर सकता टू रिकवर इज एक्सपेंसेस। वो सिर्फ रिटेन, अगर तुमने कुछ उस पर खर्चा किया तो तुम रिटेन कर लो गुड्स, दो मत उसको, लेकिन उसके लिए तुम फाइल नहीं कर सकते, तुम सेल भी नहीं कर सकते। अब अगर तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको मान लो कि तुमको कुछ मिला ही, तो तुम उसको सेल नहीं कर पाओगे। अगर तुमको अच्छा लगता है तब नहीं सेल कर, अगर एक ही कंडीशन है, अगर पेरिसेबल, दो कंडीशन, अगर वो पेरिसेबल गुड्स है तब तुम सेल कर दो, या फिर तुम 2/3 से ज़्यादा खर्चा कर दिए हो, 2/3 या 2/3 से ज़्यादा उस गुड्स का अमाउंट का, देन तुम सेल कर सकते हो। बट तुमको अच्छा लगे तब तुम सेल करो, ये कोई कंडीशन नहीं है। तो फाइनली सी नंबर आंसर होगा कि तुम सीयू कर सकते हो अगर वो रिवॉर्ड का था, मतलब कि पेपर में छपा कि जो इसको ढूंढ के लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो नहीं देता है देन तुम केस कर सकते हो। 11 बोलता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बाय विच, इस सारा आंसर होगा एक पार्टी को पे मनी देना पड़ेगा दूसरे पार्टी को क्योंकि उसका फ़ायदा उठाया है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में होता नहीं है दोनों के बीच में, बस एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है, ठीक है। इसका डी होगा आंसर। 12 में बोलता है व्हेन बोथ द पार्टीज मेक parties to an agreement are under a mistake as to matter of the fact essential to agreement the agreement is void, ठीक है ना। कोई एसेंशियल बात ही है सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट का, वही दोनों को नहीं पता है तो ये वाइड हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक चोरी का चीज़ पड़ा हुआ है, दोनों एक उठाया एक सेल कर दिया, दोनों ही को पता नहीं वो चोरी का चीज़ है, तो फिर ये चीज़ वाइड हो जाएगा ना। अब बात करते 13 पे। अ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉप ऑफ पोटैटोज, तो पोटैटोज वेयर डिस्ट्रॉय बाय फंगस थ्रू नो फॉल्ट ऑफ द पार्टी, दोनों का गलती नहीं था, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वैलिड ही है बट नॉन परफॉर्मेंस की वजह से ये ब्रीच हो गया। अब बात करें 14 नंबर ए बोरो बी फ्रॉम बी से पैसा मांगा बी से पैसा मांगा है ए 500 रुपया ताकि वो बेट करे सी के साथ, ठीक है ना। तो बी रिकवर अमाउंट, नॉर्मली हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि बी को पता है कि किस लिए ये वो मांग रहा है, देन वो रिकवर नहीं कर सकता। अगर बी को पता ही नहीं है, बी बोला कि नहीं हमको काम है ज़रूरत, बाद में बोला कि वो जुआ खेल रहा है, देन वो रिकवर कर सकता था क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या यूज़ है, ठीक है ना। डी 14 का डी होगा। 15 आता है इफ़ अ प्रपोजल हैज़ बीन एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि ऑफर हो सकता है कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, तो वो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। विच स्टेटमेंट करेक्ट, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। आउट ऑफ एक्ट एब्सटेंशन और प्रॉमिस और एनी कैन बी कंसिडरेशन, ठीक है। 17 क्या, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है ना। तुम फैक्ट का मिस्टेक कर रहे हो, तुम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल बन जाता है, बट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ
इंडियन लॉ का मिस्टेक की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड की वजह से वाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इन वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट में ना एक पार्टी विन करता है, एक लॉस करता है। तो 18 का डी होगा। 19 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है ना। वो आंसर होगा 19 का ए, क्योंकि द फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सी ले लो, द रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। रिजेक्टेड ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो वापस रिन्यू करके दे दे, ठीक है ना, तो वो हो सकता है। लेकिन वही तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, सी नंबर। तो इन शॉर्ट वन आंसर है 19 का ए। 20 देखो, 20 में क्या बोल रहा है, एक सर्विस एग्रीमेंट टू सर्विस अंडर विच एम्प्लॉय एग्री दैट ही विल सर्व अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर सर्टेन ड्यूरेशन दैट ही विल नॉट सर्व। तो ये वैलिड एग्रीमेंट है, ठीक है ना, 20 का ए। 21 क्या बोलता है, एग्रीमेंट टू सेल, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटरी है, ये हुआ नहीं है। अगर सेल होता तो एग्जीक्यूटेड होता, बट ये एग्रीमेंट टू सेल है, तो ये होगा 21 का ए, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। 22 आते हैं, वेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर्टस टू इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना, फ्यूचर गुड्स के रिलेटेड एग्रीमेंट टू सेल ही है। इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसका आंसर होगा ऑल, सब कुछ चाहिए अप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। 24 आते हैं, व्हेन अ सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में अगर है, मान लो तुम गुड्स भेजे बायर को डिलीवरी में और तुमको पता चला बायर इंसॉल्वेंट है और गुड्स अभी भी ट्रांजिट में बायर के पास पहुंचा नहीं, तब तुम रोक सकते हो, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 आता है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है ना, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू बायर कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट मेड हो गया, बाय हो गया, तुम डिलीवरी लो, पेमेंट नहीं करो, हुआ कॉन्ट्रैक्ट, पोजीशन ट्रांसफर हो गया, मतलब मीन्स कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, पोजीशन ट्रांसफर बाद में हो सकता है, ठीक है। 26 का बात करते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रोवाइड फॉर ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तुम लिखिए कि नहीं हमको अभी चाहिए डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तुम लिख दिए कि नहीं पार्टली पेमेंट करेंगे, पार्टली बाद में करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेल में कुछ भी हो सकता है। 26 का डी। 27 आते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि लेट द बायर बी वेयर, जिसको बोलते हैं हम लोग केवेट इम्प्टेड, ठीक है ना। 27 का भी, जहाँ पे बोला जाता है कि द सेलर इज नोन, सेलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि डिफेक्ट बता के देगा गुड्स में, तुमको लेना है लो बायर, तुम देख के लो, ठीक है ना, तुम्हारे सामने गुड्स रखा हुआ है, देख लो सही है या नहीं, तो ये बचाता है, केवेट इम्प्टेड भी बोलता है, ठीक है ना। 28 बोलता है, सेल ऑफ गुड्स डिफाइन बायर, बायर क्या है, अ पर्सन हु एग्रीज टू बाय गुड्स, अग्रीज और बाइज और एग्रीज टू बाय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 29 बात कर, कैन यू आइडेंटिफाई द एनी ऑड वन। देखो बाकी ए बी और डी नंबर ना सारे एग्जिस्टिंग गुड्स है, बट सी फ्यूचर गुड्स है, तो ऑब्वियसली वो ऑड वन हुआ, फ्यूचर गुड्स होगा 29 का सी। 30 क्या बोल रहा है, अनलेस अदरवाइज एग्री डिलीवरी द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कंकरेंट कंडीशन, ठीक है ना, ये 30 का ए है। 31 क्या बोलता है, द कॉर्पोरेशन कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएट इफ इट ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, 31 का ए। 32 बोलता है, व्हेन अ चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन हुम इट इज ड्रॉन शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर, तो 32 का ये होगा। 33 क्या बोलता है, डेफिनेशन दिया हुआ सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज का, 33 का भी। 34 देखते हैं, एट साइट मतलब होता है ऑन डिमांड, 34 का बी। 35 में क्या बोलता है, जनरली द मेकर ऑफ द, अगर हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे, हम लोग बना रहे हैं चेक इशू कर रहे हैं, बट हम लोग क्रॉस नहीं किए, तो जो पार्टी है वो क्रॉस कर सकता है या फिर बैंकर कर सकता है, तो बोथ ए एंड बी होगा। 35 का सी। 36 बोलता है, इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी कंस्टिट्यूट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी दोनों ही मान सकते हैं, तो उसको बोलते एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, 36 का भी। 37 बोलता है, एक पार्टी है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का ही पार्टी है, जिसके ऊपर ऑर्डर हम करते हैं कि तुम पैसा दो, पैसा तो किसको ऑर्डर करता है, ड्रॉई को करते हैं, ड्रॉयर तो पैसा पाएगा, तो ड्रॉई होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ चेक अफेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम क्रॉस नहीं कर रहे तो आदमी जाके इन कैश भी करा सकते हैं, अगर तुम क्रॉस कर दिए तो उसको बैंक में ही पेमेंट जाएगा, तो मोड ऑफ पेमेंट हो गया ना, कैश या फिर ऑनलाइन, तो ये बोथ ए एंड बी होगा, नेगोशिएबिलिटी भी होता है। 38 का सी, ठीक है। 39 बात कर लो, इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर द अमाउंट इज सेट स्टेटेड डिफरेंटली, मतलब अमाउंट गलत है और फिगर भी गलत है, तो किसको मानोगे सही, तो ऑब्वियसली फिगर वाला, क्योंकि अमाउंट में तुम एक जीरो ज़्यादा लगा सकते हो, बट फिगर में कैसे लिखोगे, वो तो गलत नहीं हो सकता ना। 30 तो 40 क्या एज, फिर 40 आता है, अ चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 40 का बी। 41 आता है, अ क्लाउड कंप्यूटिंग इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, सी ऑन डिमांड। 42 होगा, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, काइनेसिस। 43 स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन, इसका आंसर बी हैप्टिक्स। 44 क्या, नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटैक्स, विच सी बोलता है, करेक्टनेस बोलता है, ठीक है। 44 का सी। 45 बोलता है कि मैसेज को शॉर्ट रखो, टू द पॉइंट रखो, तो उसको कंसाइज बोलेंगे। 46 बोलता है
कमेंट विथ रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर, इसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। 46 का है। 47 बोलते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया, ठीक है ना। 47 का डी। 48 आता है एट विच द कम्युनिकेटर फोकस ऑन करेक्टिंग द ग्रामर, तो इसको बोलते हैं रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। 48 का बी। 49 बोलता है प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड्स बिहेवियर इन अ पॉजिटिव इन द वर्क प्लेस, ठीक है। 49 का पॉजिटिव नेचर। 49 का बी, सॉरी 49 का सी, जो टिक है वो फ्लो में हम गलत बोल दिए तो गलत बात है। 49 का सी होगा, ठीक है ना, जो टिक किया वही राइट है। बात करते हैं, मिस्टर बी बिलीव डैट हिज कल्चर इज सुपीरियर, ये ऐसा, इसका जो डेफिनेशन ही है एथेनोसेंट्रिज्म का डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, तो फिफ्थ देख लेना तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट्स का और कॉस्ट का वीडियो ला रहे हैं, ठीक है ना, सारा सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है। अब वीडियो लगे तो शेयर कर देना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।